जमानत के बाद राहुल और सोनिया कोर्ट से आए बाहर। राहुल और सोनिया को कोर्ट से मिली राहत तो कांग्रेस नेता उत्साह में और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आगे पहुंचाएंगे मामले को, लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। नेशनल हेराल्ड मामले पर अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, एंटनी ने ली सोनिया की जमानत तो वहीं राहुल की जमानत प्रियंका ने ली। हेराल्ड मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां आई आमने सामने। कांग्रेस ने लगाया आरोप, कहा मोदी ने की है बदले की भावना से कार्रवाई। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, धोनी के हाथों में होगी वनडे की कमान। यूवी की टी20 टीम में वापसी, रैना का रास्ता बाहर की तरफ। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में आज एक ऐसे मसले पर चर्चा होगी जिसको लेकर देश भर में इन दिनों गहमा गहमी का माहौल है। दिन शनिवार, तारीख 19 दिसंबर। मामला कोर्ट में। जमानत की उम्मीद के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। इन दोनों के पहुंचने से पहले ही कांग्रेस के वो तमाम बड़े लीडर्स कोर्ट परिसर में पहुंच चुके थे जिन्हें यह साबित करना था कि संकट की इस घड़ी में हम सब एक हैं। संकट इसलिए क्योंकि मामला परेशानी का था। वैसे कांग्रेस के और दूसरे बड़े लीडर्स भी इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन फोकस अगर किसी पे है तो सिर्फ राहुल और सोनिया गांधी पर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो बड़े लीडर्स खुद मौजूद हों तो दूसरों की पूछ थोड़ी कम हो जाती है। वैसे भी नेशनल हेराल्ड मामले में सियासत की धुरी राहुल और सोनिया गांधी के इर्द गिर्द ही तो घूम रही है। हालांकि हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। सोनिया और राहुल को आखिरकार जमानत मिल गई, लेकिन इस जमानत को लेने की जो प्रक्रिया कांग्रेस ने अपनाई उससे कई ऐसे संदेश भी गए थे जिसकी जमीन शायद जाने अनजाने में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए पहले ही तैयार हो चुकी थी। नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत दे दी, लेकिन राहुल और सोनिया गांधी को मिली जमानत के लिए खुद दोनों ने कोर्ट के बुलावे पर हाजिरी लगाई। इस हाजिरी को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसी पर हम न्यूज लाइन में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इसी सिलसिले में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है और शायद जमानत मिलनी थी, इसका अंदाजा कांग्रेसियों को पहले से था। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर कोर्ट परिसर में आखिर किस बिना पर विजयी मुद्रा में नजर आ रहे थे। हो सकता है कि कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हो, और भला ऐसा हो भी क्यों ना। देश में तमाम ऐसे मुद्दे जो राजनीतिज्ञों या फिर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं, उसे राजनीतिक फायदे नुकसान के प्रतिबिंब में देखने की कोशिश की परंपरा जो रही है। विशेषज्ञों की नजर में कांग्रेस ने भी शायद उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कांग्रेस इस पूरे मामले में संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार पर हमला करती रही और सत्ता पक्ष की तरफ से सफाई दी जाती रही कि इस मामले से सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले कदम पर कौन बल्लेबाजी कर रहा है। 2012 में अब के बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी और कांग्रेस के बड़े लीडर्स पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी मामले में उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए 19 दिसंबर को राहुल और सोनिया गांधी ने पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचकर जमानत ली और साथ ही कई संदेश भी छोड़े। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। जो समन जारी हुए थे उसके अनुसार सभी लोग जज साहब के पास पेश हुए और हमने बेल की एप्लीकेशन मूव की, याचिका मूव की और उस पर जज साहब ने बेल दे दिया है और कोई कंडीशन नहीं लगा।
बहस हुई थी कि एक पासपोर्ट पे कोई कंडीशन लगानी चाहिए, इनको बाहर नहीं जाना चाहिए। ये डॉक्टर स्वामी ने बहस की थी, लेकिन वो बहस जज साहब ने नहीं मानी और एक श्योरिटी पे, हर एक एप्लीकेंट की एक श्योरिटी पे बेल पे रिहाई किया है जज साहब ने। और अगली डेट जो लगी है वो 20 फरवरी 2 बजे 20 फरवरी 2 बजे अगली कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कोर्ट पहुंचकर अपनी दलीलें पेश की, लेकिन सिब्बल के मुताबिक कोर्ट ने स्वामी की दलीलें मानने से इनकार कर दिया। तो वहीं स्वामी को केंद्र में रखकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के मुताबिक जिस तरह से स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ हेराल्ड मामले को लेकर मोर्चा खोला, उसी के मद्देनजर उन्हें सरकारी बंगला और जेट सिक्योरिटी देकर उन्हें इनाम से नवाजा गया। लेकिन इन सब आरोपों से बेखबर स्वामी अपनी दलील पेश करते रहे। They have got all the top lawyers. They got 6 of them who are the most high-priced lawyers. Why are they so scared to have the mob coming and making all this drama and all this abuse and so on? कानून के विधि के सामने सब बराबर हैं। और मैं एक सरकार की तरफ से नहीं, मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं है, मैं एक नागरिक के रूप में दिखाया कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी नागरिक जब अपराध देखता है तो उस अपराध के लिए केस डाल सकता है, उसमें उसके अनुसार हमने किया। तो ये थी सुब्रमण्यम स्वामी की दलील। लेकिन जमानत मिलने के बाद कोर्ट से बाहर निकलकर राहुल गांधी ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला। मैं कानून का आदर करता हूं। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, हम विपक्ष का काम करते रहेंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। धन्यवाद। अब बात ये समझ में नहीं आती कि मामला कोर्ट में, जमानत कोर्ट से, तो फिर केंद्र पर हमला करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। जाहिर सी बात है, राजनीति ऐसा हम नहीं कहते, खुद दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, जो खुद इस कवायद में किसी भी कीमत पर, जो खुद को कमतर आंकने के बारे में सोचने की भूल तक करना पसंद नहीं करती। सोनिया गांधी ने जब कहा था कि इंदिरा गांधी की बहू हूं, इसलिए डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसी वक्त बहुत कुछ समझ में आने लगा था। और शायद यही वजह थी कि जब सोनिया गांधी कोर्ट से बाहर निकली तो उनका तेवर और भी तल्ख था कि ये लोग हमें कभी भी अपने रास्ते से हटा नहीं पाए। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। इनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के सिद्धांतों, कांग्रेस के नीतियों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो सुना आपने, लड़ाई का दायरा कोर्ट की सरहद से बाहर निकल चुका है। अब कोर्ट को तो राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए कोर्ट के फैसले पर ऐतराज करने की कोई हिमाकत भी नहीं कर सकता। लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोर्ट के फैसले को राजनीतिक फायदे नुकसान के चश्मे से देखने की हर मुमकिन कोशिश भी होती रहेगी। बस इतना ही कहा जा सकता है कि आगे आगे देखिए होता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। बड़ी अजब गजब बात यह है कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब जमानत मिल जाती है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कांग्रेस झुकेगी नहीं। राहुल गांधी ने अपनी एक विशेष टिप्पणी में यह भी कहा कि हम गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती रहेंगे। नेशनल हेराल्ड मामला, गरीबों के हक का मामला कब और कैसे हो गया, इस पर भी बातचीत करेंगे। बीजेपी के रिएक्शंस भी इस पर आने शुरू हो गए। सबसे पहले तो सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इस मामले पर याचिका दायर की थी, उन्होंने कहा कि अब ऐसी कुछ प्रबंध किए जाएंगे, ऐसी कुछ व्यवस्था की जाएगी कि इस मामले का सच सामने आए और सही जो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जेल में पहुंचे। अभी वो बेल पर बेशक खुश हो, ये उनका मसला है, लेकिन भविष्य में ऐसी योजना तैयार की जाएगी।
चलिए, और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। मुकेश वाजपेयी जी हैं, बीजेपी नेता के, बहुत बहुत स्वागत आपका। राकेश यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आज बहुत मदद करेंगे हमें ये समझने में कि कांग्रेस की रणनीति है क्या इसे लेकर। अनुराग सिंह साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जगदीश नेगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेगी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ राजनीतिक मामलों में विश्लेषक संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं। राजेश यादव साहब आपसे ही बहुत बहुत मुबारक हो, आखिरकार आपकी पार्टी के दिग्गज और बड़े नेता, जमानत को लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट्स हुई थी उससे पहले कि हम बॉन्ड नहीं भरेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लास्ट मोमेंट पे सोनिया जी ने कहा कि नहीं, जमानत मैं ले सकती हूँ। राहुल जी का उन्होंने जिक्र नहीं किया। जब मामला कोर्ट में था, दलीलें हुई, दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए, तो पता चला दोनों 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत के लिए तैयार थे। ये इतना चेंज कैसे आ जाता है बाहर और अंदर घुसते ही? नहीं, देखिए, उससे पहले आपने देखा होगा लोग कह रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी जी, और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो कोर्ट में आस्था नहीं है, कोर्ट में जाना नहीं चाहती। अरुण जेटली कह रहे हैं कि वो महारानी है। इस तरह की भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं। आज माननीय अदालत ने जी, आपने देखा होगा केस में सुनवाई करते हुए, जमानत देते हुए जी, कहा कि ये जो लोग हैं जाने माने लोग हैं और इनके जो राजनीतिक आधार गहरा है, और इसको देखते हुए ये कोई ऐसी आशंका नहीं है कि ये देश छोड़ के भाग सकते हैं जी। या मतलब ये इस तरह की आशंका ये सुब्रमण्यम स्वामी ने वहां जाहिर की और अदालत को बताया कि इनके पासपोर्ट जमा कर लीजिए, अनुरोध भी करा। उनकी किसी भी दलील को अदालत ने माना नहीं जी, और अदालत ने कही कि ये देश छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए सुब्रमण्यम स्वामी को कैसे लगा कि ये देश छोड़ सकते हैं, भाग सकते हैं देश से। नहीं, ये लग भी सकता है ना, अगर कोर्ट से बाहर कोई ये कहे कि हम बेल बॉन्ड भरेंगे ही नहीं और कोर्ट के भीतर आपको पता चले कि दोनों को जमानत मिल गई है। देखिए, कोर्ट में कल भी मैडम ने कहा था, उससे पहले भी उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आया हो तो आप अब दिखाइए हमें कि उन्होंने कहा कि हम बॉन्ड नहीं भरेंगे। ऐसा उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आया। मुकेश जी, इस बीच में नहीं था क्या? ये स्टेटमेंट नहीं दी गई थी कांग्रेस की तरफ से कि बेल आप बॉन्ड नहीं भरना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक और इससे प्लान, पहले की चर्चा में शायद हमने इस पर बात भी की। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले पहले इनका तो ये ये प्लान कहा था कि ये कि अदालत नहीं sympathy जाएंगे। gain करेंगे। हाँ हाँ, एक प्रेशर बनाएंगे एक- और एक- इससे एक- पहले भी हाँ, ऐसा हुआ है सम- कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो जेल गए थे, हम इसके लिए तैयार हैं, बेल बॉन्ड नहीं भरना। आप देखिए, ये सोनिया जी ने, राहुल जी ने आज मिसाइल पेश करी है जी। कि कानून में आस्था है और जो गरीब लोग के लिए कानून है वही हमारे लिए है। इसमें जी, यादव जी, साहब इसलिए मिसाल वो क्या हो गए गई? थे। कहने दीजिए, और हाँ। इसलिए वो गए थे वहां, और इससे एक अच्छा मैसेज भी देश को जाना चाहिए कि उन्हें कानून में आस्था है। और राजेश जी, क्या ये मुमकिन था, क्या ये तारीख मुमकिन था कि कोर्ट के इस तरीके के समन के बाद कोई भी नेता या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक वहां पेश ना होता? और इसमें कोई मिसाल option था ही वाली जो नहीं। आप बात कर रहे हैं, आप सही जी, कह रहे हैं। जी, जी, आप देखिए, राहुल गांधी का प्रोग्राम लगा हुआ था जी। तमिलनाडु में जब बारिश हुई थी, बहुत लोगों ने वहां मृत्यु हो गई थी। उनका पहले से प्रोग्राम था और मैडम पहले से विदेश थी, जी ठीक है जी। तो ये अवेलेबल नहीं थे। मतलब तो आप ये कहना अदालत चाहते से हैं कि उन्होंने हमने- कोई रियायत ना, नहीं ली कोर्ट ना, से इस हमने मामले को बिल्कुल लेकर? अदालत जी। से हमने अनुरोध करा था जी। और उन्होंने हमें 19 तारीख दी थी। और 19 तारीख को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार को, बीजेपी की सरकार के जो लोग हैं जी, जी, वो जी। प्रचार करते रहे कि ये लोग अदालत में जाएंगे नहीं। और देखिए आज गए, कानून सबके लिए है, देश का कानून लेकिन का मुझे तो आपसे सुनकर ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अदालत में सोनिया गांधी या राहुल गांधी का मिसाल पेश पहुंचना करी। भी अपने आप में एक ना, अचीवमेंट नजर आ रही है आप ये कांग्रेस के देखिए, लोगों को। ये लोग जब कहते थे कि ये जाएंगे नहीं, हम्म, तो उसको झूठ साबित हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, नहीं बिल्कुल, इस लिहाज से तो आपके आप हिसाब से लग रहा है कि देखिए, झूठी साबित हुआ है। झूठ हुआ है। जी। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने कोई मतलब वो बहुत बड़ा काम कर दिया। जी। हम ये कह रहे हैं, हम देश की अदालत, कानून जो है, कानून में हमें आस्था है और भरोसा है, हम उसका पालन कर रहे हैं। ये लोग झूठा भ्रमित प्रचार करते हैं। चलिए मुकेश जी, आप लोग भ्रमित करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, और इस मामले में भी सुब्रमण्यम स्वामी साहब को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने तमाम तरीके के आरोप जो लगाए थे उसके लिए तथ्य भी रखे थे, फिर जमानत की भी बात हुई। अब वो कह रहे हैं बेल तो ले ली, लेकिन आगे देखेंगे शायद जेल ही जाना पड़ जाए। देखिए, अभी तो ऑन मेरिट ये डिसाइड होगा, पूरा केस चलेगा। आज जी, तो जी। मैं आपको बताता हूँ, आज देश ने देखा कि सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन कैसे कांग्रेस पार्टी ने मनाया। और यादव जी बोल रहे हैं कि बड़ी एक मिसाल पेश आप करी। देखिए, यादव जी, एक करप्शन सेकंड। का करप्शन अभी यादव जी, कोई- एक सेकंड। ना, आप जो अदालत से ऊपर नहीं है, जी, जी। आप ऐसा टीवी पे मत बोलिए और गलत मतलब आप जो
लेकिन बीजेपी के तो आरोप ही यही है ना यादव जी, बीजेपी के मैं आरोप भी बोलूं? यही है। इनका आरोप है, अगर आपने परमिशन हो तो मैं बोलता हूं। जी, जी, जी। आपको इतनी आरोपों के, आप इतनी अच्छे आदमी हैं, तो आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आजाद, DDCA का जो केस है, जी जी, उस पर चर्चा वक्त थोड़ी शर्म हो तो उस पर भी जांच बैठा दीजिए। मुकेश जी को सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में। जाहिर है यादव जी की पीड़ा मैं समझता हूँ कि आज वो इसके अलावा उनके पास और कोई जवाब नहीं है, कोई तर्क पीड़ा नहीं कैसी है। मुकेश जी, आज तो खुशी की बात है। मैं बता रहा हूँ ना पीड़ा क्या है। असल में देखिए, इन लोगों का जो प्लान ये था कि किसी तरह से हाई कोर्ट हमारे को पर्सनल जो उस पे रिलीफ मिल जाएगा। हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया। उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो तो कोर्ट में पेश होना ही था। उसके लिए मिसाल पेश करना या बहुत बड़ी ऐतिहासिक कोई बात कर दी, इस तरह की बात नहीं है। ये तो ऑप्शन था ही नहीं इसके अलावा कुछ भी दोनों के पास। दोनों को जाना ही था कोर्ट में, और कोर्ट में जब जाएंगे तो वहां पे सिंपली जमानत होनी थी। अनुराग जी बेहतर बता पाएंगे, वो तो सिंपली जमानत होनी थी। इसमें इतना सेलिब्रेशन करना कि जैसे केस जीत गए, केस का फैसला ही आज हो गया, स्वामी जी ने सारे आरोप उनके खत्म हो गए, जो आरोप सोनिया जी और उन पे लगाए थे वो सब खत्म हो गए। अब कोर्ट के अंदर की बात यादव जी ने करी। आज आरोपी जब इनको बनाया गया तो सिर्फ जो मोतीलाल बोरा जी हैं, इनके वरिष्ठ नेता हैं और कोषाध्यक्ष हैं, उनकी उम्र को देखते हुए उनको तो चेयर दी गई। और जैसे आम पब्लिक के आरोपी होते हैं, उनको दोनों को, माँ और बेटे दोनों को खड़ा रखा गया कोर्ट में। ये होता ही है एक लोकतंत्र की पहचान, ये होती है एक न्याय व्यवस्था की, जिसको कहना चाहिए कि मजबूती, कि उस न्याय के सामने चाहे आम आदमी है चाहे कोई भी है, वो सब बराबर है। आज जिस तरह से खड़ा रखा गया कोर्ट में, चाहे वो 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट, लेकिन वो बराबर की बात थी। उसको इन्होंने ऐसा सेलिब्रेशन बनाया कि जैसे सोनिया जी ने कोई विजय हासिल कर ली हो, राहुल जी कोई पता नहीं लोकसभा में 500 सीटें कोई जीत के आ गए हो। ओहो, झंडे लहरा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। अरे हुआ क्या है? अभी तो आप देखिए, अभी तो मिठाई खा के आ रहे होंगे, अभी तो मिठाई खा के आ रहे होंगे। हमने टीवी में देखा, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। हमने टीवी में देखा है। और याद भी सुन लीजिए, अभी तो ऑन मेरिट केस चलेगा, एविडेंस आएंगी, सबूत पेश करे जाएंगे। आज उसके बाद इनके दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा जी हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। अरे इसमें गरीबी अमीरी का कहां सवाल है? हम बताते हैं, इस विषय पर आएंगे, राजेश जी और मुकेश जी, आप दोनों से इस पर बात होगी। लेकिन इस बीच अनुराग सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे थे। अनुराग जी, आप हमें बताएं कि जैसा कह रहे हैं मुकेश जी की बेल तो होनी थी, जो धाराएं लगाई गई है, जिस तरीके से प्रोसीडिंग चल रही थी, इसमें इतना बड़ा सेलिब्रेशन या इस तरीके की हाइप क्रिएट करना कितना वाजिब या गैर वाजिब था आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो बेल तो होनी थी। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि 403 2 साल की सजा जी, 406 अगर बनता है तो 3 साल की सजा जी, और अगर 420 सिद्ध होता है तो उसकी सजा अधिकतम 7 साल है जी। लेकिन बेलेबल ऑफेंस ये शायद नहीं है, बेलेबल नहीं है, 420 में बेलेबल नहीं है। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मुद्दा है वो है कि 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख रुपए पर ट्रांसफर हो गई जी जी जी। एक सामान्य आदमी का मुकदमा अदालतों में आप जाके इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि जहां इतने बड़े पैसे की बात हो तो उसको इतनी आसानी से बेल नहीं मिलता है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ऐतिहासिक घटना है इंडियन जुडिशरी के हिसाब से, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है जी जी, कि जहां इतना ज्यादा रुपए का हो और 50-50 हजार मुंह चलके पे जज साहब ने बेल भी दे दिया। तो अब चूंकि न्यायालय का निर्णय, इस पर मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, लेकिन ये साधारणतः हिंदुस्तान के न्यायालयों में नहीं होता। आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी रकम किसी मामले में इन्वॉल्व हो तो वहां इस तरीके से प्रोसीडिंग में ऐसी कुछ लीनियंसी नहीं देखने को मिलती। आप जाके दिल्ली हाई कोर्ट में देखें, अगर 13 करोड़ की चार्जशीट है, 5 करोड़ की चार्जशीट है, 20 करोड़ की चार्जशीट है, अभी तो चार्जशीट भी नहीं है, अभी तो इंक्वायरी पर है मामला। और जहां इतना बड़ा इल्जाम हुआ, इतने सहजता से बेल देना सिर्फ इसलिए चूंकि साहब ये देश के बहुत बड़े राजनेता है और ये कहीं देश से भागेंगे नहीं, तो ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना है जी। जगदीश जी, आपका इस पर क्या कहना है? जिस तरीके का आज पूरा मामला हुआ, एक के बाद एक बयानबाजियां हुई, बैठक हुई और उसके बाद पूरे लाव लश्कर के साथ कोर्ट के बाहर हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, सुरक्षा के लिए जवान मौजूद थे और 5 मिनट का काम था जिसमें भीतर पहुंचते सभी आरोपी और 5 मिनट में बेल बॉन्ड पे उनकी जो भी जमानत होनी है वो आ गई। तो ये जो पूरा सिनेरियो जो क्रिएट किया गया, जो एक कैनवास पे जो पेंटिंग की गई, इतने कार्यकर्ता वहां पहुंचे, इतने जवानों की तैनाती और ये तमाम चीजें, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, जहाँ तक कार्यकर्ताओं का मैंने तो यही सुना कि उन्होंने कहा कार्यकर्ता वहां ना पहुंचे और कोई तमाशा न करे।
लेकिन सवाल ये है कि जहां तक अनुराग जी का कहना ठीक है कि फ्रॉड मामले में या जिस तरह मामलों में जमानत नहीं होती है, लेकिन ये कंपनी जो है नियम 25 पे जो है रजिस्टर्ड की हुई है। ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, इसका प्रॉफिट कोई घर नहीं ले जा सकता। जो भी लगेगा वो जन कल्याण में लगेगा, उसी के हित में लगेगा। वो पैसा किसी का निजी प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो घर अपने पर्सनल यूज में नहीं कर पाएगा उसको। इसमें वो जज साहब का उनका अपना वो रहा हो कि भाई इसमें कोई व्यक्तिगत तो है नहीं किसी का। आर्टिकल 25 में तो कोई प्रॉफिटेबल तो है नहीं कि यहाँ से प्रॉफिट कमा करके अपने घर ले जा रहा है, 5,000 करोड़ का घर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और जहां तक सवाल है कि वो कंपनी स्टैब्लिश ही नेहरू जी ने की थी और कांग्रेस की ही प्रॉपर्टी है, वो इधर जाए उधर जाए। लेकिन मैंने शुरू पहले भी कहा था कि उसमें सिर्फ टेक्निकल जो लकुना है वो यही है कि 90 करोड़ रुपया माफ क्यों किया गया। उसकी किसी एक संपत्ति को बेच करके उसका निपटारा कर लेते जी। लेकिन वो वहां वो टेक्निकल पॉइंट फंसा हुआ है। जहां तक एक आज का दिन जी न्यायालय ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान में छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए न्याय बराबर है। न्याय के दरवाजे से कोई किसी को इस तरह से नहीं होता कि हाँ साहब उसको छूट दे दी जाएगी, उसे वो बख्श दिया जाएगा जी। और वो पूरी प्रक्रिया जो है प्रॉपर तरीके से निभाई गई। और मुझे वो भी अच्छा लगा कि लोग वहां अंदर गाड़ी में नहीं गए, बाहर से उतर के गए जी जी। नहीं तो उनकी व्यवस्था ये हो रही थी कि गाड़ी अंदर तक ले जाएंगे। लेकिन वहां पे ये है कि जो और लोगों के साथ जो प्रक्रिया हो रही थी उसी तरह की उन्होंने प्रक्रिया हो गाड़ी छोड़ करके पैदल जो है कोर्ट तक गए हैं। वो एक अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। बाकी ये मैंने पहले भी कहा था आपके इसी चैनल में कि मुझे याद है कि 77 में इंदिरा जी को जब जो है मेडक से जीत के आए थे, उसके बाद चरण सिंह जी ने उनको गिरफ्तार किया था और वो बड़कल लेब कॉलोनी रोड पे जो है पुलिया पे उतर के बैठ गई थी जी। और अगले दिन पूरा हिंदुस्तान जो है सड़क पे आ गए थे। इनके कांग्रेस के जितने वर्कर है उन्होंने जुलूस तमाशे करे, एक प्लेन भी नकली बम दिखाकर हाईजैक को पांडे जी थे जिन्होंने बनारस से कहा से एक जो है हाईजैक शुरू हुई थी। तो उससे क्या हुआ कि नई एक स्फूर्ति कांग्रेस में आई। और मुझे ये दिख रहा है इसमें आज दिन भर के अगर न्यूज में देख रहा था जी जी। तो इनमें नई क्रांति, नई जो जंग लग गया था इस कांग्रेस को, कहीं ना कहीं ग्रीसिंग तो हुई है। आपको लगता है कि कांग्रेस को जंग लग गया था और अब इस मामले से जंग तो लग ही गया, इनके वर्कर तो खत्म है ही कुछ नहीं। तो वहां पे क्या कि इनको ग्रीसिंग करनी जरूरी थी और हो सकता है इसी बहाने सब अपना चेहरा दिखाने के लिए उस ग्रीसिंग में जो है आगे आ गए हैं। और मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं इनको थोड़ा आगे और फायदा होगा और फायदा मिलेगा। संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी आप बताएं, जिस तरीके से आज पूरा दिन गहमा गहमी रही, एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आते रखे और खासकर जमानत के बाद का जो सिलसिला था, जब राहुल गांधी सामने आते हैं और ये कहते हैं कि सोनिया गांधी भी आती हैं, वो कहती हैं कि मोदी जी जो है वो साजिश कर रहे हैं, विपक्ष को मिटाने की बात हो रही है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब यही कह रहे थे, विपक्ष को मिटाने की बात हो रही है। तो जुडिशियल सिस्टम में जहां एक तरफ चीजें चल रही हैं, वहां भी केंद्र सरकार पर यह एलिगेशन है कि उसे भी प्रभावित किया जा रहा है। क्या ये मान ले कि जुडिशरी अंदर पॉलिटिकल प्रेशर काम करती है उनके कहने के हिसाब से, या ये मान ले कि इस देश में किसी भी जो संस्था है, अगर किसी राजनीतिक हैसियत वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव इन्वॉल्व है? देखिए, बेसिकली अगर इस पूरे केस को अगर आप देखो तो ये केस 2012 नवंबर से स्वामी जी ने सबसे पहले इस केस को फाइल किया था जी। और तब कांग्रेस की सरकार थी और स्वामी जी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था जी। स्वामी जी बीजेपी में आए हैं 2014 लोकसभा इलेक्शन के जस्ट पहले जी। ठीक है, तो अब जैसे कांग्रेस इसको एक पॉलिटिकल फ्लेवर देने की कोशिश कर रही है कि ये नरेंद्र मोदी जी की कांग्रेस की विपक्ष के खिलाफ साजिश है। तो अगर पूरा सीन देखिए तो कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री का कहीं रोल नहीं आ रहा। दूसरी चीज, अगर जुडिशियरी में खुलवाई फाइल बंद होने के बाद ये फाइल पूरी राजेश जी मेरी बात पहले सुनिए, पता नहीं है राजेश जी पहले मेरी बात सुनिए, ये जांच दोबारा से किसने खुलवाई है? अरे राजेश जी पहले मेरी बात सुनिए, इसके बाद आपको क्लियरिटी आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं मोदी जी का फेवर नहीं करने आ रहा हूँ। तो 2012 में कांग्रेस सरकार थी, कहीं ना कहीं स्लो सिस्टम में जो प्रोसीडिंग्स थी, जो हियरिंग्स थी चली। अब आप अगर इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना देखिए, हो सकता है पॉलिटिकली प्रेशर जुडिशरी पे हो। 2014 जुलाई में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया जो कि इन्होंने एक्सटेंड करवा के आज इनके पेशी हुई। अब आज भी अगर कहीं ना कहीं आप इस पूरे सीन को देखिए तो दबाव बीजेपी की तरफ से नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं दबाव इस चीज का था कि एक नेशनल लेवल की बड़ी पार्टी की अध्यक्ष आज कोर्ट में पेश हुई हैं। तो उनको लेके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी कहीं ना कहीं सॉफ्ट थी। अगर सॉफ्ट नहीं होती तो आज ये जेल के अंदर होते दोनों लोग, और इसमें इतनी जल्दी और इतनी स्पीड से बेल नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि जुडिशरी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है और बहुत राजनीतिक मीडिया का और कई तरीके के दबाव भी जुडिशरी को देखने पड़ते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जुडिशरी ने जो डिसीजन दिया बहुत सही डिसीजन दिया।
फिर इस पहलू को आप कैसे देखते हैं संदीप जी की राहुल गांधी आते हैं, ये कहते हैं एक तो जिस चीज को आपने क्लियर भी किया कि ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान सरकार की इसमें कोई भूमिका कहीं से है, क्योंकि 2012 का मामला के उस दौरान यूपीए की सरकार थी और तब सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी का हिस्सा नहीं थे, उनकी पार्टी का विलय नहीं हुआ था। उसके बाद एक स्टेटमेंट और देते हैं राहुल गांधी की, हम गरीबों के साथ हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड में और गरीबी में या इस देश के मसलों में मुझे कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आती। इस तरीके के वक्तव्य एक इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना अपने आप में कई चीजें बयां करता है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? उसी बात पे मैं आना चाह रहा हूं। बेसिकली अब इसमें कांग्रेस सिर्फ एक इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रही है। कांग्रेस चाह रही है क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है और राहुल जी युवराज हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो कांग्रेस सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है और ये देखना चाह रही है कि ऑल ओवर इंडिया आज इनकी वास्तविक हकीकत क्या है। आज का अगर आप सीन पूरे देश में देखिए तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ठप्प पड़े सिस्टम को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज एसपीजी और स्पेशल कोर्ट में अगर गवर्नमेंट को सेफ्टी देनी पड़ रही तो इसलिए नहीं कि इन्हें बीबीआईपी सिक्योरिटी दी गई है या इन्हें खतरा था, बल्कि इसलिए कि कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पे जाके हंगामा ना करें। आप बताइए कितने बीजेपी कार्यकर्ता थे। तो बेसिकली ये कांग्रेस के नेताओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आकाओं को वफादारी का सबूत दें आके, और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन उसी चीज का है। और जुडिशरी को मुझे लगता है कि पॉलिटिकल से लिंक करके ये लोग जो बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मसला कुछ और है, इसे कांग्रेस कुछ और कलर देने की कोशिश पॉलिटिकल फ्लेवर देके कर रही है और वो चाहती है कि इसका कुछ बेनिफिट उसके लिए निकल आए। जगदीश नेगी साहब भी जो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है चीजें खत्म हो चुकी थी और रिवाइव करने के लिए ये एक मौका मिल गया, अब इस अपॉर्चुनिटी में इसका इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप स्वामी जी का बैकग्राउंड देखिए तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जितने भी आज तक केस उठाए हैं तो कहीं ना कहीं उनके केस बहुत स्ट्रांग होते हैं और इसमें इनके लिए बच के निकलना इतना आसान नहीं है। अगर आप तथ्यों को देखो, लीगली भी देखिए तो कहीं ना कहीं तथ्य प्रूफ भी होते हैं कि इन्होंने हेराफेरी की है। और मुझे याद आया क्योंकि इस बार जस्टिस जो है वो चेंज हो गई है। लवलीन जी, जो जस्टिस लवलीन है, वो शायद अब इस मैटर को देखेंगी। इससे पहले दूसरी जस्टिस थी। ट्रायल कोर्ट में जब एक समन भेजा गया था कांग्रेस को, उसमें लिखा गया था समन में बाकायदा कि फर्स्ट इंटेंशन में जो इंक्वायरीज हुई के, जो तथ्य सामने आए थे, उससे अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में भ्रष्टाचार की कोशिश की गई है। एक बड़ी कंपनी को 2000 करोड़ के प्रॉफिट को हथियाने के लिए एक दूसरी कंपनी फॉर्म की गई। ये उस समन की कोर्ट है। इस पर भी बातचीत करेंगे। राजेश जी, इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते, आपका रिएक्शन भी मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द होते हैं हाजिर, चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन, जहां चर्चा हो रही है नेशनल हेराल्ड मामले में। कांग्रेस ने जिस तरीके से आज पूरे दिन जो सीन क्रिएट किया, कोर्ट पहुंचना, जमानत होना, कार्यकर्ताओं का हो हंगामा प्रदर्शन, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मुकेश वाजपेयी बीजेपी से मौजूद हैं, राजेश यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, अनुराग सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं, संदीप द्विवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही जगदीश नेगी जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस चर्चा में। राजेश यादव जी, ब्रेक से पहले संदीप जी ने कुछ बातें कही कि ये जो मामला था 2012 में शुरू हुआ, तब कोई लिंकअप नहीं था स्वामी जी का बीजेपी के साथ, ना उनकी पार्टी का विलय हुआ था। आप लोग हर बात में शामिल कर देते हैं कि केंद्र सरकार कर रही है, मोदी झूठ बोल रहे हैं, मोदी साजिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि देश में जो भी हो रहा है या कांग्रेस के साथ या किसी भी पार्टी के साथ जो भी हो रहा है वो सब या तो बीजेपी कर रही है या मोदी जी कर रहे हैं? देखिए, मैं 2-3 चीजें इन्होंने संदीप जी ने बताई जी। एक तो आपने ये पूछा था कि राहुल जी ने कहा कि गरीब लोगों के लिए लड़ते रहें, लड़ता रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मैं उस पर बताना चाह रहा हूँ आपको, उन्होंने किस संदर्भ में कहा। आप ये हेराल्ड से केस से जोड़ देते हैं जी कि जैसे अब भूमि बिल है जी, ये दबाव डाल के हेराल्ड का भूमि बिल पे जो 1-1 किलोमीटर जमीन ले रहे हैं किसानों की, तो उन्होंने वो किसानों का बायका लेके वो मुद्दे रख के वो बताया कि मैं गरीबों के लिए लड़ते रहूंगा, इनके ऐसे दबाव में नहीं झुकूंगा, न दबाव में आऊंगा। आप पूरी चीजों को नहीं बताते हैं ये लोग। और इन्होंने कहा पूरी बात कही, उन्होंने तो बस अपने इस वक्त उसी संदर्भ में मैडम, उसी संदर्भ में हम बात करते रहते हैं। तो ये संदर्भ कैसे समझे? ऐसे समझे, भूमि बिल अटका पड़ा है, जीएसटी अटके पड़े हैं, 3 क्लोज हमने जीएसटी में बताई और भूमि बिल में बताया कि गरीबों के जो आप रेलवे पटरी बनाएंगे 1 किलोमीटर लेफ्ट में और 1 किलोमीटर राइट में जो किसानों की जमीन लेना चाहते हैं, तो उनके संदर्भ में कहा कि मैं गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा और पीछे नहीं हटूंगा, उस संदर्भ में बयान दिया है। और ये इस तरह से दबाव डालेंगे हेराल्ड के राजनीतिक, जैसे ये आदि बीजेपी से आधे जन नेता कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी किस पार्टी के सदस्य हैं, इनका लेना देना नहीं है। पीछे कब आए बीजेपी में ये भी तो देखिए, केस 2012 का है। 2012 में आपको पता नहीं है, 2012 में ये फाइल बंद हो गई थी, केस खत्म कर दिया था। बीजेपी सरकार जब आई है दोबारा उछाला है, आप पूरी पढ़ के आया करिए, आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं है, वही केस कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा नहीं है, केस बंद हो गया, दोबारा ये फाइल खोली है। इस पर बातचीत नहीं होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि बच के नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब ये कोर्ट से बड़े हो गए, कोर्ट में बैठ गए, कौन बच के निकलेगा? और वो सुब्रमण्यम झूठे निकले तो उनका क्या करोगे? बच के नहीं निकलेंगे या बचना मुश्किल है, दोनों में बहुत अंतर है राजेश जी। क्या है वो तो कोर्ट में, हम तो नहीं कह रहे हैं। आज कोर्ट ने अगर इनने विदेश भाग जाएंगे, ये तो 20 फरवरी दी है ना तारीख जी। अब आपको भी पता लग जाएगी, इस देश को पता लग जाएगा कि सुब्रमण्यम स्वामी सही थे या कोर्ट सही था। आपके पास भी आएंगे राजेश जी, आपकी भी बात आप जारी रखें, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह ने इस बीच कुछ कहा है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने, उन्होंने इस मसले पर क्या कहा वो फिलहाल सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से आज बेल मिल गई है, कैसे देखते हैं आप पूरे? ये तो एक कानूनी प्रक्रिया थी, इसमें बेल मिलना ही था, कौन बड़ी बात है। और ये बेल नहीं है, बॉन्ड है, हाजिरी के लिए बॉन्ड भरा गया है 50-50 हज़ार का। सर, अगर बात की जाए जो जिस तरीके से एसोसिएट जर्नल का जो अब नाम बदलने की तैयारी चल रही है, 21 तारीख को एक बैठक भी बुलाई गई है, विपक्ष ये सवाल कर रहा है आखिर क्यों जरूरत पड़ गई? कोई नाम नहीं बदला जा रहा है, उसको नॉन प्रॉफिट कंपनी, जहाँ तक मैंने सुना है, जानकारी मुझे पूरी नहीं है, नॉन प्रॉफिट कंपनी का दर्जा दिया जा रहा है, ऐसा मुझे बताया गया। अब लड़ाई कैसी रहेगी, वैचारिक की या फिर? हमारी लड़ाई तो वैचारिक शुरू से थी और आज भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह हैं, जो कि साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से अब ये जो लड़ाई शुरू हुई है वो लड़ाई राजनीतिक न होकर सिर्फ वैचारिक रहेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मोहित शुक्ला, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। लगातार इस मसले पर हम अपने पैनल में चर्चा कर रहे हैं। मुकेश जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। कुछ देर पहले हमने राजेश जी से बात की थी जो कि कांग्रेस से हैं, और उन्होंने कहा था कि लोग ज्यादा इस पर हो हल्ला कर रहे हैं, राहुल गांधी तो गरीबों के हक की बात कर रहे हैं, वहां वो लोग हमें संसद में गतिरोध को लेकर कुछ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं हेराल्ड के जरिए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके के दबाव में नहीं आने वाले। मुकेश जी, बार बार एक बात जो राजेश जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने केस खुलवा दिया, बीजेपी ने केस खुलवा दिया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सरकार का या बीजेपी का कहीं रत्ती भर भी कोई लेना देना नहीं है। ना तो इनको कोई ईडी ने नोटिस भेजा, ना कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा, ना सीबीआई ने कोई इनके खिलाफ इंक्वायरी करी या कोई नोटिस भेजा। ये सिंपल सा केस है, जैसा संदीप जी ने बताया, 2012 में एक केस फाइल करा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने,
उसके बाद उन्होंने तथ्य इकट्ठे करे, तथ्य इकट्ठे करने के बाद वो कोर्ट में गया। कोर्ट में जब उनको प्रीमा फेसी लगा कि हाँ इस केस में नोटिस होना चाहिए, सम्मन होना चाहिए। सर एक सेकंड सर, आप मुझे बता देना, कंप्लेंट केस फाइल है, कंप्लेंट केस फाइल है, कंप्लेंट केस फाइल है सर। कंप्लेंट कहाँ कंप्लेंट करी बताएं मुझे। जब कोर्ट ने ये देखा कि हाँ इसमें बनते हैं, प्रीमा फेसी केस बन रहा है, तब इनको सम्मन जारी करे। सम्मन जारी करे, ये सम्मन को वो कराने के लिए हाई कोर्ट में गए, जहां पे हाई कोर्ट ने ये माना कि पहली नजर में देखने पे ये मामला कुछ भ्रष्टाचार का लग रहा है कि कंपनी को इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शन हुई है। उसको देखते हुए जब इनका वहां से उनको बोल दिया गया कि आप लोअर कोर्ट में प्रेजेंस हो, वहां पे अपना बेल दाखिल करें, तो ये सारा का सारा मामला एक जो लाइन है, जुडिशरी लाइन है, उसमें आता है और वही सारी जुडिशरी लाइन देख रही है। बाकी मेरी हैसियत नहीं है कि जो आज की बेल देना चाहिए था नहीं देना, जैसे अनुराग जी ने कहा, ये उनके स्वविवेक का मामला था मजिस्ट्रेट साहब का, उन्होंने क्या उस पर टिप्पणी करी, ये टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं यहाँ पे। रही बात जो मेरिट पे अभी है, जो मेरिट पे अभी है इस मामले में कि मैं एक छोटी सी बात जोड़ दूं, जी कहें। जो अभी दिग्विजय सिंह ने बताया कि जी 21 तारीख को, आपने भी बताया कि 21 तारीख को एक बैठक हो रही है जिसमें कि इस कंपनी को नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी का दर्जा देने की बात हो रही है। तो ये अब क्यों हो रही है? कोर्ट में जाने के बाद ये सब चीजें क्यों आप ठीक कर रहे हैं? पहले आपने इस तरह की क्यों नहीं करा? क्योंकि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। यहां पे आप देखेंगे भोपाल में, मुंबई में और दिल्ली में 5,000 करोड़ की संपत्ति इस कंपनी के नाम थी, जिस कंपनी को इन्होंने शिफ्ट करके एक नई कंपनी बनाई, यंग इंडिया कंपनी, जिसमें टोटल मात्र 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। और जब कंपनी एक्ट, नेगी जी बता रहे थे 25 अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट में, उसमें ना तो कोई ऑब्जेक्ट दिया कि ये कंपनी करेगी क्या, ये कंपनी किस लिए बनाई जा रही है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी का क्या हैसियत रहेगी, कुछ नहीं बताया गया। 99% शेयर जो है 7 शेयर होल्डर, पढ़ाओ संविधान, यार अभी आपका टाइम आया, आप बोलिए। 99% शेयर जो है वो 7 शेयर होल्डरों ने पूरे के पूरे 3 आदमियों के नाम एक कंपनी में डाइवर्ट कर दिए। और एक ही डायरेक्टर मोतीलाल बोरा जो उस कंपनी में भी डायरेक्टर थे, मोतीलाल बोरा जो कांग्रेस में ही ट्रेजरर थे, मोतीलाल बोरा जो यंग इंडिया कंपनी में भी डायरेक्टर शेयर होल्डर है, उन्होंने ही अपनी मर्जी से फैसला लिया कि मुझे इस कंपनी को पैसा देना है। फिर उन्होंने फैसला लिया कि मुझे इस कंपनी से वापस नहीं देना है। और फिर उन्होंने तीसरे में फैसला लिया कि ठीक है, मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो अब ये कंपनी इसकी होगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो इन तीनों के पास चली गई। तो आप ये सीधा सीधा केस है, सिर्फ सिंपल केस है। ये शुरू से ही लेके इनकी नियत में खोट नजर आ रहा है। आगे जो भी फैसला होगा वो इनको भी मानने होगा, हमको भी मानने होगा। लेकिन ये प्योर जितना भी केस है, ये प्योर केस। राजेश जी कुछ कह रहे हैं जी। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी और आज की नहीं है। ये जब देश आजाद होने से, देश आजाद होने से पहले की है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं मोतीलाल बोरा एक कांग्रेस के सदस्य हैं, वो मेंबर नहीं रहेंगे तो मोदी जी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे। अरे हम कब कह रहे हैं? आपको क्यों ऐतराज हो रहा है? अरे हमें ऐतराज नहीं है, बिल्कुल भी। कोर्ट को ऐतराज है। वो भी वहां थे, यहाँ भी आप यादव जी आप बात, कोर्ट को ऐतराज है इस चीज से। कोर्ट को कोई ऐतराज नहीं है। कहाँ ऐतराज है? आपको लगता है कि मुकेश जी जो कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है और काला है तो फिर वो सामने आएगा ही? आपको भी लगता है ऐसा है इस मामले में? अब कोर्ट के मैटर कोर्ट में है और ये बरसों चलेगा, बरसों। आज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये प्रक्रिया है। अनुराग जी आपके बगल में ही बैठे हैं, उनसे भी कंफर्म कर लेते हैं। अनुराग जी बरसों चलेगा, हिंदुस्तान का कोर्ट वो भी जानते हैं। ये कह रहे हैं जगदीश जी की बरसों चलेगा और बहुत समय लगेगा अभी तो इसका फैसला। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो अदालतों का क्या हाल है और खास तौर पर लंबित मामले कितने दिन तक चलते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। एक दूसरी चीज, अभी जो बहस हो रही है कि आरोपण प्रत्यारोपण, ऐसा कुछ नहीं है। जो हाई कोर्ट ने कहा है कि जो कंप्लेंट आई है उसमें एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं, ठीक है ना। और जो ट्रायल कोर्ट का प्रोसीजर है कि आप ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन, हो सकता है कुछ भी ना निकल के आए या हो सकता है कोई चीज निकल के आए। तो अभी बहुत ज्यादा कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोगों का जो कंसर्न है कि जिस तरीके से न्याय इनको मिला है, जिस तरीके से बेल या बेल बॉन्ड जो भी कहा जा रहा है इनको मिला है, क्या इस तरीके से सामान्य नागरिक को मिलता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
प्रश्न ये नहीं कि सोनिया गांधी जी पेश हो गई, उनको तो बेल हो गई। जिस तरीके से राजेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ प्रेशर किया या ये किया, और आप भी कह रहे हैं कि नॉर्मली मामलों में ऐसे नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों की बातों से घुमा फिरा कर ये बात सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि जुडिशियल सिस्टम पर भी कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है नहीं, देखिए ऐसा है कि आपके मानने नहीं मानने से नहीं चलेगा, किसी के भी मानने न मानने से नहीं चलेगा। सामान्य आप कोर्ट में जाकर के इस बात की पड़ताल करिए कि इस प्रकार के मामले जो होते हैं उसमें सामान्यतः क्या होता है। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा बेसिक कहना ये है कि देखिए जो जज साहब वहां बैठा होते हैं, उन्हें देश की समस्याएं, देश की स्थिति, देश की परिस्थितियां सारी देखनी होंगी। एक राजनीतिक मसला जो बना हुआ था, जब वो सारी चीजें वो देख रहे हैं, तो उन चीजों में, और उसमें इतना बड़ा वो भी नहीं है जैसे कि भगोड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो बॉन्ड देने में उन्हें कोई दिक्कत है, बेल बॉन्ड उन्होंने भरवा दिया, वो रिलीव कर दिया, और हंगामा ना हो, देश में शांति बनी रहे, वो अपना विवेक होता है जज का। कांग्रेस के रुख को लेकर आपको क्या लगता है जगदीश जी? कांग्रेस जिस तरीके से इस मसले पर कह रही है, संदीप जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है, जबकि इस मामले में कहीं केंद्र की भूमिका नजर नहीं ना। ऐसा होता है कि अपने वो जो उनका जो बिखरा हुआ सा परिवार है, उसको समेटने का उन्हें मौका मिल रहा है, जगह जगह अपना चेहरा सभी दिखाना चाहेंगे, सभी एक्टिव होंगे। पब्लिक के सामने ये जो एक फेस ला रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो देखिए हिंदुस्तान की पब्लिक की जो है ना मेमोरी बहुत कमजोर है जी, बहुत जल्दी भूल जाती है जी, और वो याद भी नहीं रखेगी कब क्या हुआ। इसलिए मैं नहीं मानता उसमें। हाँ, ये है न्याय व्यवस्था एक ऐसी है, वहां पे जो जजमेंट आती है, प्रस्तुतिकरण कैसे किया गया, तथ्य क्या थे, वो जो प्रूफ दिए गए हैं उनमें कितनी सत्यता है, वो सारी चीजें होती है। हम ये कह रहे हैं अब कि उसमें एक खुश होता है, एक नाखुश होता है। राजनीति कर रही है क्या बीजेपी पर महज आरोप लगाने? देखा, अगर बीजेपी यहाँ पे होती, बीजेपी भी राजनीति करती। ये तो राजनीतिक दलों का हिंदुस्तान का वो है, ये हर चीज में जो है राजनीति तो डाल ही देते हैं, पॉलिटिकल कल्चर। हाँ, मेरा सिर्फ पिछले बार मैंने ये कहा था कि मेरा सिर्फ डाउट यहाँ पे है कि जब ईडी ने अगस्त में फाइल बंद कर दी थी 2014 में 15 में, तो ये दोबारा एक महीने के बाद क्यों खुलवाई गई? वहां पे इस मतलब वो डायरेक्टर बदला गया ईडी का, जी जी, जो चीफ था वो बदला गया है जी, तो वहां पे कहीं नहीं बीजेपी पे शक होता है कि ये जानबूझ के यहाँ से प्रेशराइज किया गया। संदीप जी, दूसरा एक और चीज है, जेड सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की गई है सुब्रमण्यम स्वामी को, घर दे दिया आज, इससे बड़ा और वो मुद्दा उनके पास है नहीं। घर दे दिया। कहिए। स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे जो जेट सिक्योरिटी मिली थी वो नरसिंहा राव जी की टाइम से मिली थी। उसके बाद यूपीए 2 गवर्नमेंट में जब पावर में आई थी तो उसको हटा के कुछ स्टेट के लिए, केरल के लिए, तमिलनाडु के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए जब मैं जाता था वहां के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी थी, उसको रिव्यू करने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन पे फैसला अब आया है। अब गवर्नमेंट ने जो ये होम मिनिस्ट्री है उसने फैसला लिया है इस पे अभी नई कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है। जो यादव जी ने मकान की बात करी है, मोतीलाल आरटीआई से निकल के आया, मोतीलाल बोरा जी के नाम पे 9 बंगले अलॉट करे हुए हैं। 9 बंगले, क्या जवाब देंगे आप उस पर? आपकी सरकार है, इसका मतलब आप भ्रष्ट लोग हो। अरे जब 9 बंगले कैंसिल करो। अरे हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना। आप हम तो तथ्य बता रहे हैं कि आपने क्या करा है। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो करेंगे ना। उनने किस यादव जी, हम तथ्य बता रहे हैं, मिले हुए हैं, हम तथ्य बता रहे हैं आपको। आप तथ्य मोतीलाल बोरा एक भी नहीं रहेगा, वो एमपी भी नहीं, वो एक भी नहीं रहेगा, आप चिंता मत करिए, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम तथ्य बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि मामला कुछ और है और कांग्रेस इसे कुछ और कलर देने की कोशिश कर रही है, या आपको लगता है कि नहीं वाकई में कहीं ना कहीं चाहे कुछ परसेंट ही सही, कुछ फीसदी ही सही, बीजेपी की इसमें भूमिका है? फाइल को दोबारा रीओपन कराना, ईडी के डायरेक्टर का चेंज होना, या जेड सिक्योरिटी एक बार फिर से दे देना, या घर देने की जो बातें, जो एलिगेशन अब कांग्रेस लगा रही है, आपको लगता है कि कुछ फीसदी ही सही लेकिन कुछ इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल प्रेशर जरूर होगा केंद्र की तरफ देखो, जेड सिक्योरिटी दोबारा से देना स्वामी जी को, इसमें मुझे कोई ताज्जुब इसलिए नहीं लगता कि जब आप सोनिया और राहुल जैसे व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का खतरा हो सकता है। तो उसमें जो सरकार ने, वही हम कह रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? जो सरकार ने निर्णय लिया है वो केवल मोदी जी ने बैठ के नहीं लिया, बल्कि एक पूरी पैनल बैठता है, उनका डिसीजन है, ठीक है। और दूसरी चीज, आज अभी अगर आप करंट सिनारियो देखिए, कोई भी मुद्दा होता है, कहीं भी कुछ होता है तो सिर्फ हर चीज के लिए मोदी जिम्मेदार है। अरे भाई, अगर हर चीज के लिए पीएम जिम्मेदार होता तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, जुडिशरी क्या कर रही है? तो यहाँ पे मुझे लगता है इसको पॉलिटिकल फ्लेवर देने की जरूरत नहीं है। जुडिशरी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। और रही बात पॉलिटिकल प्रेशर की, तो ये एक बार कहा, अभी एक जज ने कहा भी था कि कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल्स और पॉलिटिकल प्रेशर्स केसेस को थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। तो जब जुडिशरी खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता है तो मुझे लगता है कि इसमें जुडिशरी बहुत विवेक से, बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे डिसीजन लेता है। वही उन्होंने आज भी किया। कहीं ना कहीं सोनिया जी को अरेस्ट करना या बेल दे देना, दोनों हो सकते हैं, रिस्की हो सकते थे, तो उन्होंने बॉन्ड पे कुछ दिन के लिए छोड़ा हुआ है।
तो इसमें जुडिशरी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस अगर राहुल गांधी जी ने जैसे आज कहा कि ये गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो मुझे लगता है गरीब अगर आज की डेट में देखो तो सिर्फ कांग्रेस है जो वोट बैंक और सीट के मामले में और रीजनल पार्टियों से समझौता करने की कंडीशन में आके खड़ी हो गई है। अदरवाइज इसका आम आदमी से कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है। जुडिशरी चाहे आम आदमी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे बीबीआई, संदीप जी अगर इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हर मामले में जनता को गुमराह करने का काम करेंगी, मान लीजिए नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, दूसरी तरफ आप इसे दूसरी तरीके से पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश करते हैं, और इस बीच में जगदीश जी हैं जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता की मेमोरी जो है वो बड़ी खराब है, वो जल्दी जल्दी बातों को भूल जाती है। आपको लगता है कि अब इस स्टेज में, इस युग में, इस समय में संभव है कि ऐसे मामलों पर भी लोगों को गुमराह किया जा सके? देखो, मैं जगदीश जी की बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की 60% पॉपुलेशन जो है बहुत सीधी सादी है। वो कहीं ना कहीं दिमाग से वोट नहीं देती है बल्कि दिल से वोट देती है, और इसी का एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कास्टिज्म या रीजनल पार्टियों को बढ़ावा मिला है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी भी इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो सिर्फ ये इमोशनल फैक्टर में वोट बैंक को डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ के इसको पॉलिटिकल फ्लेवर कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है। जी राजेश जी, क्यों किसी भी बात में मोदी जी का या केंद्र सरकार का नाम जो कि वो शामिल कर देती है कांग्रेस? उन्हें लगता है कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये जरूरी है, या विपक्ष की भूमिका दमदार दिखे इसलिए ये जरूरी है, या ये क्रिएट करने की कोशिश है कि जो भी खराब हो रहा है उसके पीछे मोदी सरकार जिम्मेदार? नेगी साहब ने अभी बताया कि ईडी के डायरेक्ट चेंज कर दिए। जी ठीक है, आपने उनसे जो क्वेश्चन करा उसका तो उनने आंसर दिया ना, इधर उधर की बातों पे उनने ज्यादा ध्यान दिया। नहीं, वो तो दे ही रहे हैं जवाब, वो तो दे ही रहे हैं। ईडी को चेंज करना हो सकता है, कोई ईडी ने केस नहीं कराया है। आप केस की बात केस नहीं कराया, ईडी ने फाइल बंद करी थी। जी जी जी, आपको पता नहीं है, ईडी ने फाइल बंद करी थी। हो सकता है आपके खुलवाई है, हो सकता है आपके दबाव में ईडी ने फाइल बंद की हो, ऐसा नहीं हो सकता। ना कांग्रेस के दबाव में सारे काम हुए हैं। ईडी किसके राज्य में अपॉइंट सो रही थी, ईडी किसके राज्य में? सारे अपने आप कर दिए। देखो बीजेपी तो सो रही थी। देखो, पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, बेनिफिट लेती है। बीजेपी में कोई कमी दिखती नहीं है। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं ना? ईडी ने कोई केस कराया क्या? आप राजेश जी को कहने नहीं कराया, सुब्रमण्यम स्वामी ने कराया। बच्चा बच्चा जानता है, हमें मन समझाइए। सुब्रमण्यम स्वामी समझिए ना इस बात को। किस पार्टी के लीडर रहे सुब्रमण्यम स्वामी? फाइल किसने खुलवाई है ईडी से? डायरेक्टर क्यों बदला है? राजेश जी, किस पार्टी के लीडर रहे सुब्रमण्यम स्वामी? ये भी तो आप देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी नहीं हुआ है, उससे ये होगा कि सत्य सत्य होता है, सत्य सामने आएगा। तो सत्य के सामने आ रहा है। हाँ, आएगा, और इस सत्य का ही आज नमूना है। नहीं तो सत्य को आप स्वीकार करिए, सत्य प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? और सुब्रमण्यम स्वामी की किसी भी दलील को जज साहब ने माना नहीं। आज दलील कौन सी दी है? दलील दी पासपोर्ट जमा करने की। आप पढ़ के आए करो ना, नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। पढ़ के आए करो। इसके पीछे आपके युवराज 49 दिन के लिए चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं होता। उनकी आशंका हमारे युवराज कहाँ चले जाते हैं? हमारे युवराज पे अब नहीं आ पाएंगे ना, कोर्ट को बता के। लेकिन आपके महाराजा तो सारे दिन विदेशों में पड़े रहते हैं, सबको मालूम होता है, टीवी दिखते रहते हैं, आप देखते हैं, उस 24 घंटे देखते हैं। आप भी युवराज कहाँ जाते हैं वो दुनिया में किसी को नहीं मालूम होता। मैंने माना वाजपेयी साहब आप वकील हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन आप वो काला चश्मा पहन लेते हैं। राजेश जी, युवराज और महाराज कहाँ जाते हैं और किस मकसद से जाते हैं, ये खैर अलग अलग दो चीजें हैं। क्योंकि महाराज जब जाते हैं तो शायद देश को पता ही रहता है, लेकिन युवराज वाकई में कहाँ चले गए ये इस दौरान पता नहीं चल पाया। खैर वो एक अलग मसला है मैडम, आप वो एक अलग मसला है। जो राहुल जी पे कोई ऐसा सरकारी पद नहीं है, प्रधानमंत्री जाएंगे तो देश बिल्कुल 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 आपकी बात वाजिब। आप मतलब इन लोगों को ये दूसरी तरह से दृष्टि से देखते हैं। और जब प्रधानमंत्री पे ऐसी पोस्ट है वो तो कहीं भी जाएंगे पता लग जाएगी। तो ये स्वामी जी ने बोला ना कि इनका पता नहीं कब कहाँ निकल जाते हैं, तो इसलिए इनको डायरेक्शन दी जाए। ना डायरेक्शन दी जाए तो दलील मानी उनकी क्या? अरे तो आगे अभी तो प्रोसीडिंग में आएगी। आप तो इस तरह के दबाव कितनी डाल लो, कांग्रेस कभी झुकेगी नहीं। कौन झुका रहा है? राहुल जी ने कहा है गरीब लोगों के साथ हैं, रहेंगे। आप किसी दबाव डलवा के किसी तरह से आप झुकाना चाहते हैं, झुकेंगे नहीं। गरीब से क्या मतलब है? गरीब से क्या मतलब है? कांग्रेस का आम आदमी का है। हम आपको बताते हैं, बताया अभी हमने। किसानों की जमीन हड़पना चाहते हो, आजादी जैसे देना चाहते हो, उसका हेराल्ड केस से क्या लेना? गरीबों की इतनी चिंता है तो जीएसटी पास करवाइए। लेना देना आप जीएसटी पास करवाइए ना, अगर गरीबों से इतना आपको। आप दबाव डाल रहे हैं। हम किस चीज का दबाव डाल रहे हैं? इसी बात का दबाव डाल रहे हैं आप
केस हरार जैसे अगर मामले में फंसाना चाहते हैं। नहीं राजेश यादव जी, आपको लगता है कि इस तरीके के केसेस में केंद्र सरकार के दबाव से ही मामले चलते हैं? बहुत बड़े बड़े लीडर से जुड़े मामले इस वक्त कोर्ट में हैं, पेंडिंग है, कई में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। आपको लग रहा है कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर से इतनी ही चीजें बनती तो फिर तो जब भी सरकार सत्ता में आए विपक्ष के कम से कम 10-15 नेता तुरंत अंदर हो जाए? आपके हिसाब से ये सही है? क्या जुडिशियल सिस्टम इतना ज्यादा अंडर इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल सिस्टम के कि हर चीज में, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो या कोई भी ऐसा मामला हो, बहुत दबाया जा सकता है जुडिशरी को? आपको संभव लगता है? अनुराग जी, आप क्योंकि कोर्ट से जुड़े रहे वकील भी हैं, आप जानते होंगे किस तरीके की कार्यप्रणाली रहती है, आपको लगता है ये संभव है? देखिए, सामाजिक व्यवस्था का असर हर ब्रांच पर होता है समाज में। जी। न्यायपालिका पर भी अगर हम ये कहें कि बिल्कुल असर नहीं होता तो ये गलत होगा, लेकिन ये कहना कि हर केस में न्यायपालिका इन्फ्लुएंस होती है, न्यायपालिका इन्फ्लुएंस होकर फैसले देती है, न्यायपालिका हर चीज़ में ये सोच के देती है कि अब इसका क्या असर होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसा नहीं है। न्यायपालिका की अपनी चाल है और उस चाल पे वो चलती है। बीच में कुछ मान लीजिए इस तरीके के बड़े मुकदमे जब आते हैं तो जैसा कि नेगी जी ने कहा कि स्वाभाविक है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि साहब कोई घटना से कहीं कोई दंगा न भड़क जाए, कोई आवेश में न लोग आ जाए, इस प्रकार की भी चीजें होती हैं जिनको कि जज ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। लेकिन वकील होने के नाते जो मैं मानता हूं कि जब इस प्रकार के अचानक से फैसले आते हैं तो न्यायपालिका पर यह प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा, और मेरे ख्याल से न्यायपालिका की अच्छे से काम करने के लिए इस तरीके के इल्जाम बहुत हेल्दी हैं, जहां न्यायपालिका को ये बताने में आसानी होगी कि नहीं साहब इस तरीके का मामला हुआ तो हमने इस तरीके से फैसला क्यों दिया। तो मुझे लगता है कि असर बाहर का होना बहुत सही है, जायज है, ये कहना मतलब बताया नहीं जा सकता, मगर हाँ इतना जरूर है कि कभी कभी इस तरीके के जब बड़े मामले आते हैं तो बहुत ज्यादा असर दिखता है। जी। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार का असर है ये बहुत मतलब गलत है। इस बात से बिल्कुल इतफाक नहीं रखता, इसीलिए हमारी न्याय व्यवस्था में ये प्रक्रिया बनी हुई है कि अगर लोअर कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमेशा न्याय के दरवाजे खुले होते हैं। अगर स्वामी जी जा रही थी तो आपको उस पर आपत्ति थी? बिल्कुल आपत्ति नहीं। आप बार बार कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में ऐसा फैसला कर दिया, हाई कोर्ट ने आपको ऐसे दोषारोपण कर दिया, फैसला करा इसलिए बोलना की बातें नहीं बात करिए। ये लिबर्टी इनको अभी भी है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, स्वामी जी को भी है। सुप्रीम कोर्ट स्वामी जी अगर चाहें तो हाई कोर्ट में इनकी बेल के लिए अगेंस्ट जा सकते हैं, ये लिबर्टी है हर एक को। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं जब एक बार हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आपको पेश होना है, उसके बाद फिर आपकी इफ एंड बट वाली बात नहीं चलेगी। क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन नहीं बचता था? बिल्कुल बचता, जाना चाहिए था। ये कैसे कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं जाना चाहिए था। इनके पास देखिए, जब आपके नेता आते हैं तो उसमें दोहरी बात, इनके नेता आते हैं तो दोहरी बात ये नहीं चलेगी। ये पर्सन टू पर्सन होता है कि दोनों के लिए सम है, विषम नहीं है। अनुराग जी, ये पर्सन टू पर्सन ये एप्लीकेबल होता है कि उसको कौन सा रास्ता चुन रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है या लोअर कोर्ट जा रहा है। यही ये बात, लेकिन रास्ता बंद नहीं है उनके लिए, रास्ता सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ है उनके लिए, तब भी खुला था अब भी खुला हुआ है। तो आपका ये कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने ऐसा कहा, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा, इसीलिए प्रारंभिक बात है। लेकिन अगर आप इस बात से सहमत है ना कि इतना कोई पॉलिटिकल प्रेशर देश की जुडिशरी पर नहीं, बिल्कुल नहीं, नथिंग, कोई भी चीजें इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, वरना यही होता ना कि जब सत्ता चेंज होती तो उस हिसाब से फिर विपक्ष को पूरा का पूरा अंदर ही हम पाते। अगर ये बात मान ली जजेस के साथ अन्याय होगा अगर इस तरीके की। राजेश जी, एक बात बहुत सही कह रहे हैं कि ये जो मामला है दोबारा खुलवाया गया हो, सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर गए हो या तिवारा कोई और व्यक्ति इसे लेकर खुलवा दे, फाइल को इसकी दोबारा से इंक्वायरी बैठवा दे, तो ये एक माना जा सकता है कि यहाँ पर कुछ प्रभाव हो सकता है। लेकिन इसका जो नतीजा आएगा लीगल प्रोसीडिंग के कारण उसमें कोई प्रभाव होगा ऐसा हमें नहीं लगता। ना, नतीजे पे नहीं होगा जी। लेकिन ये जो राजनीतिक जो होता है, जैसे केस डाल दिया तो एक राजनीतिक दबाव होता है जी। तो भाई और भी डालेंगे हम इस तरह के, तो डालो, कितने डालोगे। लेकिन हम बार बार कहते हैं हमें आदरणीय न्यायालय पे भरोसा है जी। और सत्य सत्य रहेगा और आप देश के सामने आएगा। और हम ये तो नहीं कह सकते देखो उन लोगों की तरह के सत्य क्या है। आपके नेता ने दबाव वाली बात बोल रहे हैं कि हमें नहीं दबा सकते, हम गरीबों के लिए काम करते नहीं, ये कहां से आ गई? बिल्कुल गरीबों, जब आपको न्याय पे विश्वास है, आपको मालूम है कि मोदी जी की तो अपनी रणनीति है कि विपक्ष को मिटाना है, ये कहां से आप बयान दे रहे हैं? जब आपको न्याय पे विश्वास है तो आप वेट करिए। देखा होगा मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए जी। कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं कहते हैं तो निकालो। नहीं बिल्कुल, उन्होंने कहा क्या मतलब होता है कांग्रेस मुक्त का? क्या मतलब होता है? कांग्रेसियों को मार दो, ये होता है कि कांग्रेस मुक्त जनता के द्वारा। अरे सुनिए, जनता के द्वारा वही बता रहा हूं मैं आपको
4 स्टेट जीते जी, तो वो ही भारत मुक्त चाहिए। बिल्कुल। जैसे ही अब 2 स्टेट हारे तो इनको पता लग गई मुकेश जी, क्या खुंदस है ये? क्या ये खुंदस है? बार बार कांग्रेस के लीडर से कहते हैं कि बिहार में हारे, यहाँ पे कांग्रेस मुक्त का जो कांग्रेस मुक्त का मतलब है ना, वो भ्रष्टाचार मुक्त है जी। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस। तो हमारा कहने का मतलब बिल्कुल ये है, हमारा कहने का मतलब है कि कांग्रेस जब मुक्त भारत होगा तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। इनका चरित्र देखिए जी, और इन्होंने देख लिया होगा, हरियाणा में देख लिया, झारखंड में देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया, लेकिन बिहार में तो मुकेश जी, बिहार में तो लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। बिहार में बैसाखियों में आए हैं, अभी यूपी में पता चल जाएगा इनको। नहीं, वो तो बैसाखियों पे आ गए, आप लोग तो आए नहीं। बिल्कुल हम मान रहे हैं उस बात को, मान रहे हैं उस बात को। वाजपेयी साहब कहाँ पता लग जाएगा, कहाँ नहीं। आपने जो है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को 41 करोड़ रुपए का ठेका दिया और 114 करोड़ उनको रिलीज कर दिए, अलग अलग कंपनियों को कर दिए। ठीक है, इतनी जेटली साहब ने सीए बैठा रखे हैं, सारे दुनिया कहते हैं यादव जी, की जरूरत नहीं है। 2012 में आईएफएससीओ आपकी हम तो कह रहे हैं आप पर्दा डालते रहो। सरकार क्या, आपकी सरकार राजेश जी, बहुत बड़ा सच ये है कि आपकी सरकार के समय में उस पर एक इंक्वायरी बैठी और उस इंक्वायरी बोर्ड में जो मेंबर्स थे उन्होंने क्लियरेंस भी दे दी जेटली साहब को। ये मसला डीडीसी का बिल्कुल अलग रहा। जी जी, इस बीच संदीप जी से मैं ये जानना चाह रही हूँ, संदीप जी, क्या ये देश इसी तरीके की परिस्थितियों से दो चार होता रहेगा? क्या देश की राजनीति कुछ ऐसी दशा और दिशा में है जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता और केंद्र सरकार या किसी एक व्यक्ति को बार बार हर मसले पर टारगेट किया जा रहा है, वो चाहे दिल्ली की सरकार को, चाहे विपक्ष के नेता को, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी? आए दिन हम सुनते हैं कि जो भी इस देश में हो रहा है वो वर्तमान सरकार कर रही है। बहुत संक्षेप में आपसे टिप्पणी। मैं इसमें से इतना ऐड करना चाहूंगा कि आज की जो राजनीति पर्सनल मुद्दों को पॉलिटिकल फ्लेवर देके जो राजनीति की जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। आज कहीं ना कहीं पर्सनल मुद्दों की अपेक्षा अगर जनता के मुद्दों पर राजनीति की जाए तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला रहेगी। और ये चाहे जेटली जी का मुद्दा हो, चाहे सोनिया जी का मुद्दा हो, चाहे इस तरह के कोई भी केस हो, केजरीवाल जी का मुद्दा हो, इन्हें मुझे लगता है जुडिशरी को अपने तरीके से काम करने दीजिए और अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। इसको कहीं ना कहीं जनता का मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जो बात कही, मुझे लगता है कि इस देश को स्वस्थ लोकतंत्र की जरूरत है और इसके लिए अगर कोई पहल कर सकता है तो वो सभी राजनीतिक दलों को। 300 चिट्ठियां लिख देते हैं और समय नहीं है राजेश जी मेरे पास कि इस पर और ज्यादा चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड मसले की बातचीत ये की कि मामला कोर्ट में है, इस पर प्रोसीडिंग होगी, लेकिन यह भी बहुत बड़ा सच है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपनी तरफ से हर एक कारगुजारी करेगा इस मामले को राजनीतिक रंग देने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए, इस अवसर का फायदा उठाने के लिए। इसी के साथ न्यूज लाइन में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।